अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहर के सामने रख कर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ न बोली। बस फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई और मिट गई। इसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था। चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये इन लोगों में से है जो अजली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पूर जख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो इसके धुंधले नकूश को जहन से ना मिटा सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर की मानिंद इसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था इस लड़की की कुछ ना कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में इसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए इसने राहीला को एक नौकरानी सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शोहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में राहीला इसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी जिससे इनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास से तन्हाई का शिकार हो गई। इसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो इसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी, ताहम अभी इसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। गमों ने इसको बिल्कुल नरम बना दिया था और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर झिझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात से रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजब दिखाई देती थी कि कोई इसको कतई नजरअंदाज न कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। इसकी हेड मिस्ट्रेस मेरी रिश्ते की फूफी लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने अदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती थी। मैं साहिर भाई के साथ वहां चली जाती। राहीला भी इस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती थी। मैं फूफो के ऑफिस से इसे देख लेती तो बाहर निकलकर बात करती और इसे कहती कि तुमने स्कूल छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो, स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया है और उससे पढ़ाई नहीं कर सकती। कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, दिन को पढ़ नहीं सकती। मैंने फूफी को बताया। वो राहीला को तौर अतवार से अच्छा जानती थी और वो एक नहायत ही शरीफ लड़की है। बस सौतेली माँ के जुल्म की वजह से स्कूल नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ्री कर सकती हूँ, बशर्ते कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर इसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम इसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोच कर के शायद पढ़ाई कभी इसको जिंदगी में काम आए। इसकी माँ तो इसको इसलिए सिखा रही थी कि इनके बच्चों को कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर इसमें काफी तब्दीलियां आ रही थी। अब वो जरा हिम्मत से बात कर सकती थी, झिझक भी कम हो गई थी जो पहले इसको किसी से मुखातब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक इसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए मुहाल होने लगा। इधर अम्मी घर का काम अकेले ना कर सकती थी और आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी। राहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। तभी मैंने आंटी से कहा कि आप इसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें, मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूंगी, यूँ वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, तुम इसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया था। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक इनके घर से मिली हुई थी। इसका एक दरवाज़ा गली में खुलता था जैसे हमारी बैठक का दरवाज़ा गली में खुलता था। इसके साथ इनकी भी बैठक ही थी जिसको उन्होंने कमरे में तब्दील किया हुआ था और ये कमरा इसकी माँ ने राहीला को ही दिया हुआ था क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था।
پہلے تو رحیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے تھے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے رحیلہ بائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات رحیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیتی۔ ساحر بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت مل گئی۔ وہ شام کو دفتر سے لوٹتے۔ ایک دن رحیلہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بھائی باہر ہی تھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں کھڑی تھی، جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا تو دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑی۔ ساحر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ رحیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی ہے۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چچا زاد بہن نے اس کی سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن بھائی کا دل خود بخود رحیلہ کی طرف کھینچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے، پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراش رہی ہے۔ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر ساحر بھیا بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ رحیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی اور چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے آئی تھی، اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی چچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں رحیلہ کا کیا حشر کرے گی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بدستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا اور اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے رحیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی رحیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی بھی اس کی غم ساری کرتا وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی۔ اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے تھے۔ رحیلہ نے ساحر کو بتایا کہ ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد صبح ہی گاؤں روانہ ہو گئے تھے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی تھی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھی۔ میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسن نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر رحیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو رحیلہ کا زیادہ دکھ تھا اور یہ بات بھائی ساحر کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے لیکن وہ بے سکون تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور ایک رات
वो रहीला के कमरे की खिड़की के पास गली में आकर खड़े हो गए। वो भी जाग रही थी और रो रही थी। भाई ने खिड़की पर उंगली से हल्का सा महसूस खटक किया तो रहीला ने झट खिड़की खोल दी। इसने सरगोशियों में बताया कि इसकी माँ ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हत्ता के सौतेली मामू ने भी इसे मारा पीटा है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। इस वक्त साहिर को ख्याल आया कि जब ये लड़की मेरी खातिर इतनी बदनाम हो गई है तो फिर क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। बाप ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है। यूं इसने खड़े खड़े बगैर सोचे समझे ये अजीबोगरीब फैसला कर लिया कि मैं इस वक्त रहीला को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं। इसने रहीला से कहा कि एक जोड़ा उठा लो और बुर्का ओढ़ लो, वरना ऐसे ही चादर लपेट कर बाहर निकल आओ। मैं आज सुबह होने से पहले ही तुमसे निकाह कर लूंगा। रहीला भी जिंदगी से तंग थी। घर वालों के सलूक ने इसकी रूह को घायल कर दिया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। ना इसने कुछ सोचा समझा, ना मेरे भाई ने, जबकि इस वक्त इसकी जेब में 1000 रुपये थे। ये दोनों सीधे रेलवे स्टेशन चले गए। रात की गाड़ी लाहौर जा रही थी। उन्होंने टिकट लिया और इसमें सवार हो गए। जब गाड़ी शहर की हदूद से कुछ दूर निकल आई तब अकल ने झंझोड़ा और भाई ने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मेरी मंजिल क्या है और मैं कहाँ जाऊंगा। वो सोचों में गुम थे। रहीला को सौतेला मामू पुलिस ऑफिसर था। ये लोग यकीनन मेरा पीछा करेंगे और मुझे कहीं का ना छोड़ेंगे। अब भयानक अंजाम सामने था, कहीं जाए पनाह ना थी। रहीला बेचारी बाई के साथ दुबकी बैठी थी। इसके चेहरे पर सुकून था। अपने अंजाम से बेखबर सो रही थी। वो भैया के साथ से शायद ये समझ रही थी कि इसके दुख तमाम हुए और अब इसका कोई कुछ न बिगाड़ सकेगा। वो औरत थी जिसको बुज़दिल कहते हैं मगर हिम्मत वाली निकली। जब साहर ने इसे पुकारा तो इसने इसका साथ दिया और इसकी आवाज़ पर अपनी मुश्किलात और नागवारियों के बावजूद लब्बैक कहा। और भाई जो एक मर्द था, आने वाली मुश्किलात के ख्याल से इसकी मर्दानगी ने हथियार डाल दिए। और जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी और इसने रहीला को महवे ख्वाब पाया तो मुस्तकबिल के अंदेशों से डर कर इसको तन्हा रास्ते में छोड़ दिया और खुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी रवाना हो गई और इसमें वो बेखबर मुसाफिर भी गया जिसकी मंजिल साहर भाई थे, जिनके बगैर ये लड़की बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी, जिसके पास फूटी कौड़ी भी न थी। वो बिल्कुल खाली हाथ और तही दामन थी। अब आगे की सुनिए। भाई ने मुझे बताया कि वो वहां से सीधा लारी अड्डे आया और सुबह होने से पहले ही वापस अपने दोस्त के घर पहुंच गया जहां वो रह रहे थे। सुबह ही सुबह हमारे वालिद मामू और रहीला के मामू वहां गए और गुस्से में दरवाजा पीट डाला। भाई के दोस्त ने उठकर दरवाजा खोला। भाई इस वक्त अदाकारी से आंखें मल रहे थे। वो इनको दोस्त के मकान पर पाकर हक्का बक्का रह गए कि ये तो यहाँ है, फिर रहीला कहाँ गई है। सभी एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और साहर भाई अनजान बने खड़े थे। वो लोग मकान की तलाशी लेकर लौट गए। मोहल्ले में बातें होने लगी कि सौतेली माँ सच कहती थी, रहीला थी ही खराब लड़की, न जाने किस किस से ताल्लुक था और किसके साथ घर से भाग गई है। मेरी माँ ने वालिद को समझाया कि ना हक तुमने अपने बेटे को घर से निकाला, वो किसी के दर पर पड़ा हुआ है, वो तो इसे लेकर नहीं भागा, वो किसी और के साथ गई है। अब जाओ और बेटे को घर ले आओ। यूं भाई सुरखरू होकर घर लौट आए मगर इनका ज़मीर सो चुका था। इंसान जब बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाता है जो मुआशरे की नज़रों में नापसंदीदा होता है तो पहले पहले इसको एहसास नहीं होता कि इसका इंजाम इसे भुगतना पड़ेगा। बाद में जब बुरी घड़ी आ जाती है तो अकल के दरवाजे खुलते हैं। अब कुछ लोग अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर हालात का मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ हो तो इसको तनहा नहीं छोड़ते, इसको जिल्लत और रसवाई के हवाले करने की बजाय वादा निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं कि अपना दामन बचा लेते हैं और दूसरों को जिल्लत के गड़े में धकेल कर सुथरे और पाक साफ बन कर मुआशरे की नज़रों में बेकसूर और मुअज़्ज़ज़ रहने की खातिर अपने ही ज़मीर का खून काट डालते हैं। साहिर भाई भी बुज़दिल थे, बुरे वक्त के साथी ना थे। तभी तो एक मासूम लड़की जो अपने घर के हालात और सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर इनके कहने पर घर से निकली थी, फिर कभी इसको बाप की छत तले लौट आना नसीब ना हो सका। आज न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। जब ये बात सोचती हूँ तो दिल में दर्द सा होने लगता है। मेरा भाई बेशक इस मासूम लड़की को भूल गया हो मगर मैं रहीला को आज तक नहीं भूल सकी। कैसे बुलाऊं इसे
کیونکہ اس نے ایک بزدل انسان کے پیار میں ساری زندگی تباہ کر لی تھی۔